पंकज अब बातचीत को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसने कहा, मुझे कुछ पैसे भेजो, मैं ईवा के लिए नाश्ता लेने जा रहा हूँ। अमित ने कहा, मैं तुम्हें ऊपी कर दूंगा। पंकज क्लिनिक से निकला, ईवा के लिए सड़क से कुछ चिकन नूडल सूप खरीदा। जब वह लौटा तो ईवा जाग चुकी थी। उसका चेहरा जालीदार पट्टी से बंधा हुआ था। वह बिस्तर पर लेटी थी, निस्तेज भाव से छत को घूर रही थी। पंकज उसके पास गया और उसका नाश्ता नीचे रखा। धीरे से उसने पुकारा, प्रिय। ईवा ने कोई जवाब नहीं दिया। पंकज ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। यह अब खत्म हो गया है। अब सब खत्म हो गया है। ईवा थोड़ा उसकी ओर मुड़ी, धीरे से सिसक रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, उसके चेहरे पर घबराहट का भाव था। मैंने विक्रम जेवियर को नाराज कर दिया है। मैं अब एक मरी हुई औरत हूं। जाओ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती। पंकज ने उसे दिलासा दिया। सब ठीक है। मैंने आज सुबह खबर देखी। विक्रम मर चुका है और तुम्हारा परिवार ठीक है। क्या वह मर चुका है? ईवा हैरान थी, पंकज को अविश्वास से देख रही थी। विक्रम जेवियर एक जनरल था। वह यूं ही कैसे मर सकता है? पंकज ने कहा, खबरों में बताया गया कि काले भूत के मुखौटे में एक आदमी ने उसे मार डाला। पुलिस ने हत्यारे की तलाश शुरू कर दी है। ईवा दंग रह गई। काले भूत के मुखौटे में एक आदमी। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि जब वह हार मानने ही वाली थी तो काले भूत के मुखौटे में एक आदमी दिखाई दिया था, लेकिन वह उसे ठीक से देख पाती उससे पहले ही बेहोश हो गई। वह मर चुका है। वह सच में मर चुका है। ईवा ऐसे लग रही थी जैसे वह किसी स्वप्न में हो। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि विक्रम जैसा शक्तिशाली आदमी अब मर चुका है। बिल्कुल सही। चलो थोड़ा सूप पी लो। पंकज ने ईवा को उठाया, उसे अपने सहारे टिकाया। उसने एक चम्मच उठाया और उसे खिलाना शुरू कर दिया। ईवा ने अपना मुंह थोड़ा खोला, सूप निगल लिया। ईवा पूरे दिन घबराई हुई रही। वह गहरी नींद के दौर में गिर जाती थी, लेकिन बुरे सपने उसे परेशान करते थे, जिससे वह बार बार जाग जाती थी। हर बार जब वह जागती तो वह विक्रम को उसे जाने देने के लिए चिल्लाती थी। पंकज जानता था कि ईवा बहुत कुछ झेल चुकी थी, एक पूर्ण मानसिक टूटने के कगार पर थी। उसे इस दर्दनाक अनुभव से उबरने के लिए समय चाहिए होगा। हर कोई जेवियर्स के बारे में बात कर रहा था और विक्रम की मौत पर चर्चा कर रहा था। पंकज नहीं। वह कर्तव्यनिष्ठा से ईवा के बगल में रहा। पहले दिन ईवा बमुश्किल होश में थी। हालांकि पंकज की सावधानीपूर्वक देखभाल के कारण ईवा धीरे धीरे ठीक हो गई। चुप रहने से उसने पंकज से फिर से बात करना सीख लिया। पंकज ने कसम खाई कि वह उसे ठीक कर देगा। अगर वह पहले कर सकता था तो वह फिर से कर सकता था। 3 दिन बाद ईवा पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वह सदमे में नहीं थी। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी चोट थी। उसके घाव अभी ठीक नहीं हुए थे। पंकज, कई दिन हो गए हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। माँ और पिताजी चिंतित होंगे। ठीक है। पंकज ने सिर हिलाया। अमित उन्हें घर ले गया। ईवा के घर के प्रवेश द्वार पर दरवाजा बंद था। पंकज की सहायता से ईवा दरवाजे के पास पहुंची, धीरे से खटखटाया। जल्द ही एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दरवाजा खोला। ईवा को देखकर वह उत्साहित हो गया, उसे उत्सुकता से घर के अंदर खींच लिया। ईवा, तुम घर आ गई। क्या तुम ठीक हो? पिताजी, ईवा ने कहा। मैं ठीक हूँ। कौन है? बेंजामिन, एक आवाज गूंजी और ग्लैडिस दिखाई दी। जब उसने ईवा को देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। ठंडे स्वर में उसने कहा, तुम शापित लड़की, तुम यहाँ क्यों हो? माँ, मुझे माँ मत कहो। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। उसने ईवा को तिरस्कार से देखा, जिसका चेहरा कसकर पट्टियों से बंधा हुआ था। ईवा के कारण ग्लैडिस का अपहरण कर लिया गया था और उसके साथ भयानक व्यवहार किया गया था। सौभाग्य से विक्रम मर गया था, अन्यथा सिंह परिवार का सफाया हो जाता। अजय के लौटने के बाद वह गुस्से में आ गया। उसने एक आदेश जारी किया, ईवा को उसके पद से हटा दिया और उसे परिवार से बाहर निकाल दिया। उसने एक सार्वजनिक घोषणा भी की कि ईवा अब सिंह नहीं है। ग्लैडिस, तुम क्या कर रही हो? बेंजामिन भड़क गया। पिताजी ने भले ही उसे परिवार से बाहर कर दिया हो, लेकिन वह अभी हमारी बेटी है। ग्लैडिस ने अपने हाथों को कमर पर रख लिया। ठंडे स्वर में उसने कहा, बुरे आदमी के आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करेगा? यह मत भूलो कि तुम इटर्नलिटी के वेतन पर जी रहे हो। अगर हमने बुरे आदमी को फिर से गुस्सा दिलाया तो तुम अपनी नौकरी खो सकते हो। नौकरी के बिना तुम गिरवी का भुगतान कैसे करोगे?
उसके बाद उसने ईवा की ओर इशारा किया। जाओ, यहां से जाओ, मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। तुम एक अभिशाप हो, एक अपशकुन। तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता को परिवार में नीचा देखा जाता है। सुरेश और जॉन को देखो, यहां तक कि उनके बच्चों के पास भी एटर्नलिटी के कुछ शेयर हैं। वे हर महीने लाभांश पर जीकर एक अच्छा जीवन जीते हैं। ग्लैडिस और ज्यादा उत्तेजित हो गई। आखिरकार ईवा के चेहरे पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ईवा की आंखें नम हो गईं और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि वह अपने परिवार, खासकर अपने माता पिता के लिए एक कलंक थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माता पिता उसे उनके घर से बाहर कर देंगे। वह दरवाजे पर घुटने टेककर भीख मांगने लगी। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दो। कृपया दरवाजा खोलो। पंकज का दिल टूट गया। उसने उसे उठाने और दिलासा देने की कोशिश की। ईवा, तुम उठती क्यों नहीं? यह उनका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। ईवा जमीन पर घुटने टेके रही, उठने से इनकार कर दिया। वह रोती रही और दरवाजा खटखटाती रही। दरवाजा फिर से खुला। ग्लैडिस ने कुछ सूटकेस बिना किसी औपचारिकता के बाहर फेंक दिए। दफा हो जाओ, यहां से जाओ। इस बार 20 के दशक के मध्य का एक आदमी दिखाई दिया। अच्छे कपड़े पहने और सुंदर। उसने कहा, माँ, ईवा पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। दादाजी ने उसे उसके पद से हटा दिया है और परिवार से बाहर कर दिया है, सिर्फ इसलिए तुम उसे दूर नहीं कर सकती। पंकज एक गरीब, सेवानिवृत्त सैनिक है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है और न ही पैसा है। अगर तुम उसे नहीं रखोगी तो वह कहाँ जाएगी? ये ईवा का छोटा भाई डेविड था। वह भी एटर्नलिटी ग्रुप में काम कर रहा था, लेकिन वह आमतौर पर यहाँ नहीं रहता था। शादी के बाद उसने शहर के केंद्र में एक घर खरीदा था। चूंकि परिवार मुसीबत में था, वह अस्थायी रूप से लौट आया था। माँ, कृपया मुझे मत ठुकराओ। ईवा ग्लैडिस के सामने घुटने टेके उसके पतलून का पैर खींच रही थी। दफा हो जाओ। ग्लैडिस ने ईवा को लात मारी। ग्लैडिस ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। पंकज ने ईवा को खड़े होने में मदद की। वह अभी भी रो रही थी। उसने उसके आंसू पोंछे और उसके चेहरे को सहलाया। प्रिय, चलो हाउस ऑफ रॉयल्स चलते हैं। मेरा दोस्त कुछ समय के लिए वापस नहीं आएगा। हम अभी वहां रह सकते हैं। जब पिताजी और माँ इस सब के बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो हम लौट आएंगे। हालांकि ईवा ने पंकज की किसी भी बात को सुनने से मना कर दिया। उसे बस चोट और दुख महसूस हो रहा था। उसी समय उसने खुद को दोषी ठहराया। उसने खुद को एक कलंक होने के लिए दोषी ठहराया, जिससे उसके माता पिता ने परिवार में अपनी सामाजिक स्थिति खो दी। उसने पंकज की छाती में खुद को दफन कर लिया, खुलकर रो रही थी। मैं बेकार हूँ। मैं एक कलंक हूँ। मैं खुद से नफरत करती हूँ। मैंने इतने साल पहले आग में क्यों भागी? मुझे पछतावा है। मुझे बहुत पछतावा है। ईवा इस स्थिति में केवल इसलिए आई क्योंकि वह 10 साल पहले आग में भागी थी। अगर 10 साल पहले वह घटना नहीं होती तो उसका जीवन पूरी तरह से अलग होता। ईवा की बात सुनकर पंकज का दिल दुख गया। उसका अपराध बोध सतह पर आ गया। रोती हुई ईवा को कसकर गले लगाते हुए उसने बार बार उससे माफी मांगी। मुझे माफ करना। मुझे बहुत अफसोस है। ओह, दादाजी के बारे में क्या? हम अभी भी उनसे बात कर सकते हैं। ईवा, जो अभी भी रो रही थी, को अचानक कुछ याद आया। उसने पंकज की बांह खींची और कहा, चलो दादाजी से बात करते हैं। जब मैं छोटी थी तो वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वह मुझे कभी बाहर नहीं निकालेंगे। हम उनसे हमें अपनाने की भीख मांग सकते हैं। उसने पंकज को पकड़ा और उसे अपने पीछे खींच लिया। ईवा के आंसू भरे चेहरे को देखकर पंकज के दिल में टीस उठी। उसने कहा, शांत हो जाओ। चलो अभी विला चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हाँ, चलो अभी चलते हैं। ईवा अभी अभी विक्रम के चंगुल से बचकर निकली थी। परिवार से बाहर निकाले जाने के साथ उस पर मानसिक पतन का खतरा था। मूर्खतापूर्ण ढंग से उसने सोचा कि अजय से उनके विला में बात करने के बाद परिवार में उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। हालांकि वह ही था जिसने उसे सबसे पहले बाहर निकाला था। पंकज के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे ईवा को शांत करना था और यह सुनिश्चित करना था कि उसकी भावनाएं स्थिर हो, इससे पहले कि वह आगे क्या करना है, ये तय करे। वह उसकी आशा नहीं छीनना चाहता था, इसलिए वह उसे विला ले आया। जल्द ही वे विला के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। ईवा ने घंटी बजाए और उत्सुकता से टहलने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। यह सुरेश का बेटा टॉमी था। जैसे ही उसने ईवा को देखा, वह चिल्लाने लगा, ईवा सिंह, तुम अपशकुन। तुम अभी भी जिंदा हो।
तुम यहाँ वापस क्या करने आए हो? धमाका। पंकज ने टॉमी को थप्पड़ मारा। जब ईवा की माँ उसे डांट रही थी तो पंकज ने सम्मान के कारण खुद को रोक लिया था क्योंकि वह एक बुजुर्ग थी। हालांकि टॉमी ईवा को डांटने की स्थिति में नहीं था। पंकज का थप्पड़ शक्तिशाली था जिससे उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह जमीन पर गिरने से पहले एक चक्कर भी घूम गया। टॉमी ने कुछ सेकंड के लिए अपनी इंद्रियां खो दी। उसके कानों में भिनभिनाहट होने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला और प्रतिक्रिया दी। उठकर पंकज की ओर इशारा करते हुए वह चिल्लाया, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। टॉमी ने अपनी मुट्ठी उठाई, पंकज को मारने के लिए तैयार था। यह क्या है? अजय अपनी छड़ी पर झुकते हुए पास आया। उसने एक नीला सूट पहना हुआ था। कठोरता से उसने कहा, तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? क्या घर में अब कोई व्यवस्था नहीं है? टॉमी शर्मिंदा लग रहा था, बुदबुदाते हुए, दादाजी, पंकज ने मुझे मारा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार ये हमारा घर है। दूसरी ओर ईवा घुटनों के बल गिर गई। उसके चेहरे पर विनती का भाव था। दादाजी, कृपया मुझे बाहर मत निकालो। तुम हरामजादी। ईवा को देखकर अजय भड़क गया। उसी के कारण पूरा परिवार लगभग मिट गया था। उसने अजगर के सिर वाली अपनी छड़ी उठाई, उसे मारने ही वाला था। आखिरी सेकंड में उसने खुद को रोक लिया। बाहर की ओर इशारा करते हुए वह गरजा, ईवा, तुम्हें परिवार से बाहर कर दिया गया है। तुम अब सिंह नहीं हो। यहां से जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। अजय के शब्द ईवा के लिए एक झटका थे। ईवा जमीन पर गिर गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। पंकज ने उसे उठने में मदद की और उसे दूर ले गया। ईवा सदमे की स्थिति में थी। विला छोड़ने के बाद उसने पंकज को देखा और फिर से रोने लगी। उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे अभागी महिला है। पंकज ने उसे सांत्वना देने के प्रयास में गले लगा लिया। रो मत। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं कुछ उपाय करूंगा। मैं वादा करता हूं कि दिन खत्म होने से पहले तुम्हारा परिवार तुम्हारे वापस आने की भीख मांगेगा। आह, मेरी जिंदगी भयानक है। ईवा रोई। पिछले 10 सालों में उसे अपमानित और उपहासित किया गया था, लेकिन वह एक बार भी नहीं रोई थी। उसकी सारी दमित भावनाएं एक साथ बाहर निकल आईं। अमित कुछ दूरी पर उनका पीछा कर रहा था। पंकज ने उसे एक नजर दी और वह कार ले आया। पंकज ने दिल टूटी हुई ईवा को कार में बिठाया। वे हाउस ऑफ रॉयल्स नहीं लौटे, बल्कि नवग्रह मार्ग पर सामान्य क्लिनिक में गए। एक बार जब ईवा रोने से थक गई तो वह बिस्तर पर सो गई। पंकज बाहर गया और संजीव को फोन किया। संजीव, मैं हूं। आह, ड्रैगन। मिस्टर सिंघानिया। जवाब देते समय संजीव डर से कांप उठा। कुछ दिन पहले विक्रम की मौत से हंगामा मच गया था। किसी को नहीं पता था कि भूत के मुखौटे में वह आदमी कौन था, लेकिन संजीव जानता था कि वह पंकज है, सदर्न प्लेन्स का ब्लैक ड्रैगन। पंकज ने पूछा, इटर्नलिटी के साथ साझेदारी कैसी चल रही है? सब ठीक है, मिस्टर सिंघानिया। साझेदारी खत्म कर दो। सिंह परिवार को बता दो कि सेलेस्टियल केवल ईवा के साथ काम करेगा। अब जबकि ईवा परिवार का हिस्सा नहीं है, साझेदारी समाप्त कर दी जाती है। जहां तक तुम्हारे और ईवा के बीच अफवाहों की बात है, उसे खुद सुलझा लो। मैं नहीं चाहता कि उन अफवाहों के कारण ईवा मुसीबत में पड़े। बेशक, मैं इसे अभी पूरा करता हूं। संजीव ने एक गहरी सांस ली। फोन रखने के बाद उसने तुरंत आवश्यक व्यवस्थाएं की। उसने सिंह परिवार से निपटने के प्रभारी व्यक्ति को उनकी साझेदारी समाप्त करने के लिए कहा। उसी समय सिंह परिवार में इटर्नलिटी के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश सिंह अंदर भागे आए। वह चिल्लाए, पिताजी, कुछ बड़ा हो गया है। अजय ने अपनी भौहें उठाईं। सुरेश, तुम इस उम्र में भी बच्चे जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें मशाल कैसे सौंप सकता हूं? क्या हमारा परिवार वास्तव में उच्च वर्ग का हिस्सा बन सकता है? मैं आपकी बात सुनता हूं, पिताजी, लेकिन सेलेस्टियल ग्रुप ने हमारी साझेदारी समाप्त कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि। अजय हिल गया, अचानक खड़ा हो गया। क्या? तुमने क्या कहा? सुरेश का आत्मविश्वास खो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। धीरे से उसने कहा, सेलेस्टियल ने हमारी साझेदारी समाप्त कर दी है। अब कई ट्रक हमारे कारखाने में कच्चे माल को वापस ले जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अजय सोफे पर जोर से गिर पड़ा। उसके झुर्रीदार चेहरे पर पसीना आ गया। सेलेस्टियल के साथ काम करना सिंह परिवार के लिए रैंकों में ऊपर उठने का सबसे अच्छा अवसर था। अब जब सेलेस्टियल ने इटर्नलिटी के साथ साझेदारी समाप्त कर दी थी, तो सिंह परिवार एक उच्च वर्ग का परिवार बनने का अपना मौका खो देगा।
सेलेस्टियल ने और क्या कहा, बताओ। अजय इतना नाराज था कि उसने अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी। सुरेश ने कहा, सेलेस्टियल के चेयरमैन संजीव वर्मा ने कहा कि वह केवल ईवा के साथ काम करेंगे। ईवा के चले जाने के बाद वह कभी भी हमारे साथ काम नहीं करेंगे। तो तुम सब अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ और ईवा को अभी लाओ। अजय ने अपनी छड़ी उठाए और सुरेश, टॉमी और मौजूद अन्य सिंह परिवार के सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। वे सभी तेजी से ईवा को कॉल करने और उसका पता लगाने के लिए निकल गए। नवग्रह मार्ग, सामान्य क्लिनिक। ईवा जाग चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठी थी, अपने घुटनों पर सिर टिकाए और अपनी पिंडलियों को गले लगाए हुए थी। चुपचाप वह शून्य में घूर रही थी। पंकज उसके बगल में बैठा था, उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे चुटकुले सुनाए लेकिन वह चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। तभी उसका फोन बजना शुरू हो गया। उसने जवाब नहीं दिया। पंकज ने उस पर नजर डाली, देखा कि वह सुरेश का था। वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है और तुरंत कॉल समाप्त कर दिया। सिंह परिवार इंतजार कर सकता था। कौन था? ईवा पंकज को देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, उनमें अभी भी आंसू भरे हुए थे। वह अपनी पुरानी उत्साही आत्मा जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वह सुरेश था। ओह, ईवा ने केवल एक शब्दांश कहा। अभी वह अंदर से मृत महसूस कर रही थी। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं लग रही थी। ईवा, क्या तुम सच में घर जाना चाहती हो? जिस तरह से सिंह परिवार तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम वापस नहीं जाती हो तो यह कोई भयानक नुकसान होगा, पंकज ने कहा। ईमानदारी से कहूं तो वह भी नहीं चाहता था कि ईवा वापस जाए। वापस जाना? क्या मैं अभी भी वहां वापस जा सकती हूँ? ईवा ने खुद से बड़बड़ाया, सिर हिलाया। निस्तेज भाव से उसने कहा, मैं कभी वापस नहीं जा सकती। मैं शापित हूँ। मैंने अपने परिवार के लिए इतनी मुसीबत खड़ी की है। अब दादाजी ने मुझे बाहर निकाल दिया है। यहाँ तक कि माँ भी अब मुझे नहीं चाहती। ईवा का फोन फिर से बजना शुरू हो गया। पंकज ने फोन पकड़ा और उसे उसकी ओर बढ़ाया, पूछा, क्या तुम इसे लेना चाहती हो? ईवा ने फोन लिया और कॉल का जवाब दिया। सुरेश की चिंतित आवाज फोन से सुनाई दी। ईवा, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ईवा कांप उठी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। जल्दी से उसने कहा, मैं नवग्रह मार्ग पर सामान्य क्लिनिक में हूँ। उत्साहित होकर उसने पंकज को गले लगाया, खुशी के आंसू रो रही थी। पंकज, चाचा जी मुझे लेने आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ।